नमस्कार दोस्तों, प्रश्न आपके सामने हैं। अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। यानी निम्न में से किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है आर्टिकल 108 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, लेकिन इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है 108 संयुक्त बैठक। आपको ये बताना है कि उत्तराखंड में जो 108 है वो किस वर्ष से उत्तराखंड में चालू हुई थी। 108 एम्बुलेंस सेवा के संबंध में ये प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 72 में इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 72 मृत्यु दंड से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 के अनुसार। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो सीधा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है राज्यसभा के पास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राइट आंसर है आर्टिकल 66। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है 13 मई 1952 में। इसको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 13 मई 1952। प्रश्न बहुत अच्छा है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है शून्यकाल का क्या अर्थ है। ऑप्शन को अच्छे से देखिए, 5 सेकंड का समय है, आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो वो शून्यकाल के अंतर्गत उठाया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल का समय कहलाया जाता है, जिसमें अति महत्वपूर्ण विषय में चर्चा की जा सकती है या अति महत्वपूर्ण विषय के मामलों को उठाया जा सकता है। प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 131 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में। अब आपको बताना है उत्तराखंड में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, जबकि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसका ध्यान रखना है। 84 सीटें एससी कैटेगरी के लिए हैं और 47 सीटें किसके लिए हैं? एसटी कैटेगरी के लिए हैं, और दोनों को मिलाकर ये आंकड़ा पहुंचता है 131 सीटों पर। प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम
डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अगर ये पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो इसको याद रखना है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो त्रिपुरा भारत का पूर्ण राज्य कब बना, आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972। अगर आपसे पूछे कि सिक्किम भारत का कब बना राज्य, तो 1975। सिक्किम बहुत बार पूछा जाता है और त्रिपुरा भी पूछा जाता है, तो सिक्किम का याद रखना है। वर्ष से 1975 में पूर्ण राज्य बना और त्रिपुरा 1972। इन दोनों को याद रखना है। प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इकहरी नागरिकता। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट में भी अलग है और सेंट्रल में अलग होती है, जबकि इंडिया में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक ही नागरिकता होती है, जबकि अमेरिका में दो दो नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से नागरिकता के मामले में अलग है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो कौन कौन से अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न है, संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है। किस प्रकार संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो में प्रश्न आपको अच्छे लगें तो। प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में, यानी ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसको ध्यान रखना है। प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है भारत की संघीय व्यवस्था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो अनुसूची आपने पढ़ी होगी तो आपको आंसर बताना है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो आप बताइए। जिसमें राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है। तो राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सहकारिता आयोग संघ राज्य से संबंधित है। राजमन्नार समिति भी संघ राज्य से संबंधित है और पुंछी आयोग भी यहाँ संघ राज्य से संबंधित है। सहकारी आयोग भी राज्य संघ से संबंधित है। सहकारी आयोग के संबंध में एक खास बात यह है कि इसका गठन 1983 में किया गया था, यानी इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। लेकिन जो इसकी रिपोर्ट है वो 1987 में पेश की गई, जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो सहकारिता आयोग का गठन 1983 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1987 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान पेश की। तो बहुत इसमें अंतर है कब ये कमेटी बनती है और कब इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। बाकी जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इसका जो संबंध है वो है आपका इलेक्शन से, यानी चुनाव सुधार से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है इंद्रजीत गुप्ता, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी जो तीनों बस्ती हैं वो आपकी संघ राज्य से संबंधित हैं, संघ राज्य के जो सुधार हैं उनसे संबंधित हैं। सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सहकारिता आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका गठन किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है, हम ऑप्शन डी यहाँ टिक करेंगे।
प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो पूछा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां यहाँ प्रदान की गई हैं केंद्र को, यानी केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो कलेक्टर का पद किस वर्ष आया, किस वर्ष सृजित हुआ भारत में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1772 में कलेक्टर का पद यानी जिला अधिकारी का पद सृजित किया गया 1772। आपको ये बताना है कि 1772 में गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न है, किसने भारत में जिला कलेक्टर के पद को सृजित किया? तो राइट आंसर है जिला कलेक्टर के पद को सृजित किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सृजित किया था जिला कलेक्टर का पद। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। किसके समय में सृजित किया गया और किसने सृजित किया और किस पर सृजित हुआ, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर बताना है। कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर में नहीं है? तो राइट आंसर है इसका, आप बता सकते हैं 5 सेकंड का समय। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न था। राइट आंसर है नगर परिषद, जबकि ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली का हिस्सा है। पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है पंचायती राज से संबंधित। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आता है। और 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज दिवस, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में या उपयुक्त सभी स्थानों में? तो 5 सेकंड का समय है, आप बता सकते हैं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पर उपलब्ध है निम्न में से? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचायती राज निकायों में, यानी ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। पंचायती राज निकायों में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। आपको कमेंट में बताना है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो उन 2 राज्यों का आपको नाम बताने हैं जहां पंचायती राज सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई। तो वो 2 राज्य हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। राइट आंसर है राजस्थान, जहां अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था इस्टेब्लिश हुई है 1959 में, और इसी के अगले महीने यानी नवंबर महीने में, नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई है। तो याद रखना है अक्टूबर 1959 में राजस्थान और नवंबर 1959 में कहाँ? आंध्र प्रदेश में। व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। और पूछा जाता है कि ये उद्घाटन किसने किया था? तो ये उद्घाटन किया था उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली नहीं है आपकी नागालैंड में। भारत में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विस्तरीय, अगर हम बात करें द्विस्तरीय व्यवस्था का जो अनुमोदन था वो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था, जबकि बलवंत राय मेहता की सिफारिश थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की। तो हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए बलवंत राय। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति आती है। वर्ष याद होना चाहिए
1985 में GV राव समिति आती है और 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति आती है। इसका ध्यान रखना है, इनके वर्ष आपको याद रखने चाहिए। अशोक मेहता समिति कब आती है, डायरेक्ट पूछा जाता है 1977 में। GV राव समिति आती है 1985 में और डॉक्टर LM सिंघवी समिति आती है 1986 में। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, ये हम देख चुके हैं और राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, इसका ध्यान रखना है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ग्राम पंचायत परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो पता होना चाहिए आपको जानकारी के लिए 2/3 आंसर होगा, 2/3 2/3। तो आज का सबसे अच्छा प्रश्न है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, हर अपडेट सबसे पहले आप तक।